एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को चेन्नई के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। यानी कि तमिलनाडु में रामेश्वर जिला के अंदर धनुषकोडी एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। ठीक है, एक मध्यम परिवार में। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन मरखयार था, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। ठीक, तथा उनके पास अधिक संपत्ति नहीं थी। वे आध्यात्मिक व्यक्ति थे, यानी कि अध्यात्म में उनकी रुचि थी उनके पिता का। तथा वे गांव के पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। लकड़ी की नावें बनाया करते थे और मछुआरे और रामेश्वर से धनुषकोडी तक आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए नाव किराए पर दिया करते थे। यानी कि उनके जो पिताजी थे वो नाव को जो है ना किराए पर लगाया करते थे। जो धनुषकोडी जाता था ना, नदी पार करके जाना होता था, वो नाव जो है किराए पर दिया करते थे। उनके पिताजी यही काम करते थे, यानी कि वो नाविक थे। उनकी माता का नाम आशियामा जैनुलाब्दीन था, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखे थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि उन्हें अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला था, तथा अच्छाई और दया में विश्वास जो कलाम जी की विशेषता थी, जो उन्होंने अपनी माँ से विरासत में मिली थी। अपनी माँ से बेहद लगाव के कारण कलाम हमेशा उनके साथ फर्श पर बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपनी माँ से बहुत लगाव था, जिनके वजह से वो अपनी माँ के साथ ज़मीन पर बैठ करके खाना खाया करते थे। उनके पूर्वज बेहद धनी और व्यवसायी थे। इनके पूर्वज एपीजे अब्दुल कलाम जी के उनके व्यवसाय में मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से आने जाने वाले किराने का सामान शामिल था। श्रीलंका जो है धनुषकोडी के पास ही पड़ता है, बीच में एक समुद्र है, मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर जाना, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं अपना यहाँ से लगभग बस इतना ही दूर, यानी कि नाव से आसानी से पार किया जा सकता है कि नहीं। तो क्योंकि बगल में था श्रीलंका, तो वहाँ से किराना वगैरह का जो सामान होता था या और भी जो व्यवसाय के जो सामान होते थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो पूर्वज थे उनका व्यापार वहाँ चलते रहता था। लेकिन 1914 में पंबन ब्रिज के खुलने के बाद वह व्यवसाय विफल हो गया और समय के साथ परिवार की संपत्ति खो दी, क्योंकि नाव से ही ना उनका जो है भरण पोषण चलता था। अब तो पुल बन गया है, लोग तो उधर से ही चले जाएंगे, या गाड़ी वगैरह चल रहा है, तो अब तो दिक्कत तो होगी नाव वाले को। तो समय के साथ परिवार की संपत्ति खो दी, जिसके पश्चात परिवार अत्यधिक गरीबी में गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो गया। अब्दुल कलाम 5 भाई बहन थे, जिसमें उनसे बड़े 3 भाई और 1 बड़ी बहन थी। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें सब बहुत लाड़ प्यार करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो परिवार में सबसे छोटे थे। उनके पड़ोसी उन्हें एक अंतर्मुखी के रूप में याद करते हैं, जो पढ़ने में रुचि रखते थे। जिस माहौल में वे बड़े हुए, किताबें उनके लिए बहुत दुर्लभ वस्तु थी। जिन माहौल में एपीजे अब्दुल कलाम जी पले बड़े थे, किताब मिलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, नहीं मिलता था उनको। पैसा होगा तब तो मिलेगा किताब। कलाम हमेशा नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे तथा पढ़ाई में बहुत मन लगाया करते थे। उनके पड़ोसियों में से एक एसटीआर मनिकम, जो कलाम को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वालों में से थे, वो कहते थे कि मेरे पास एक पुस्तकालय हुआ करता था और कलाम हमेशा वहाँ रहते थे। उनके ही आस पड़ोस में गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को एसटीआर मनिकम सपोर्ट किए और बोले कि तुम जो है मेरे लाइब्रेरी से किताब पढ़ सकता है, या इस तरह से जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी एसटीआर मनिकम के यहाँ लगभग बराबर हमेशा रहा करते थे और किताबें खूब पढ़ने का शौक था उनसे, क्योंकि उनको सीखने का बहुत क्या था, लगाव था। उनका कहना था कि कलाम वह सब कुछ पढ़ते थे जिस पर वह हाथ रख सकते थे। यानी जिस किताब को वो लेते थे और उस किताब को वो पढ़ते थे, समझते थे। बचपन से ही आकाश के रहस्य और पक्षियों की उड़ानें
अब्दुल कलाम को आकर्षित करती थी। यानी कि जब एपीजे अब्दुल कलाम आकाश में देखते थे कि आकाश जो है नीला दिख रहा है, बादल उड़ रहे हैं और पक्षियाँ जो है उड़ रही है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये बातें रोमांचित लगती थी कि आखिर ये हो कैसे रहा है, चीज़ें ऊपर उड़ कैसे रही है। ठीक है, कलाम आकाश में पक्षियों और सारसों को इतनी ऊंची उड़ान भरते हुए देखते थे और उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह भी आसमान में उड़ेंगे। रामेश्वरम के वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकाश में उड़ान भरी, यानी कि पायलट क्या करता है? वायुयान चलाता है। कलाम ने अपनी स्कूली शिक्षा रामेश्वरम के शामियार स्कूल से शुरू की थी। कहां से? शामियार स्कूल से शुरू की थी। रामनाथपुरम श्वार्ट्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी विषयों के साथ साथ अखबार में लिखना शुरू किया। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जैसे अखबार होता है ना, तो उसमें अलग अलग लोग जो है बहुत सारी चीज़ें लिखा करते हैं, तो उनमें से एपीजे अब्दुल कलाम जी भी उनमें लिखा करते, अपनी रुचि के हिसाब से वो लिखा करते थे। पढ़ाई के प्रति उनकी तीव्र इच्छा ने उन्हें छात्र जीवन में सफलता दिलाई। पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि थी। 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक डिग्री ली। अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस में। किसमें? 1955 में। कलाम के पिता नाव से अच्छा व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन एक दिन चक्रवात तट पर 100 मील प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ टकराई, जो उनकी सभी नावों को बहा ले गई। जितनी भी नावें थी, वो उस तूफान में, समुद्री तूफान आता है, समझ में आया बात, तो उससे जो है उनका तहस नहस हो गया सारा चीज। इस चक्रवात में यात्रियों से भरी ट्रेन के साथ पंबन ब्रिज भी बह गया, जिस पंबन ब्रिज के वजह से उनके पूर्वज जो थे, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के दादाजी या उनके जो पिताजी होंगे, जो व्यवसाय किया करते थे श्रीलंका के साथ या वहाँ से, क्योंकि नज़दीक था, तो वो भी टूट गया मीन्स कि बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब ब्रिज बन गया था ना, पंबन ब्रिज। अब वही पंबन ब्रिज अब है देखो ध्वस्त हो गया है। सोचो, पुल टूट गया है। कम तूफान आया होगा, चक्रवात तूफान कम आया होगा? नहीं। तो सोचो, इस चक्रवात में यात्रियों से भरी ट्रेन के साथ पंबन ब्रिज भी बह गया, ट्रेन भी गया, ब्रिज भी गया, लोग भी मारे गए। जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के एक करीबी दोस्त थे, जो आगे चल के उनके रिश्तेदार भी बन गए, जब उनकी शादी कलाम की बहन जोहरा से हो गई। कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो बहन था जोहरा, उनकी शादी जलालुद्दीन से हुआ बाद में। चक्रवात की त्रासदी के बाद जलालुद्दीन ने कलाम को पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने और उनकी सफलता का समान रूप से आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जलालुद्दीन कौन? मैंने उनको सपोर्ट किया, कि प्रोत्साहित किया आगे बढ़ाने के लिए। जलालुद्दीन द्वीप पर एकमात्र व्यक्ति थे जो अंग्रेजी बोल और समझ सकते थे। अब्दुल कलाम ने संकीर्ण सीमाओं से परे नई दुनिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जलालुद्दीन के प्रति आभार व्यक्त किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और बाजार में इमली के बीजों की अचानक मांग बढ़ गई। कलाम इमली के बीजों को इकट्ठा करके मस्जिद की गली में बने प्रोविजन स्टोर में बेचा करते थे। इमली की डिमांड बढ़ गई थी उस समय, और एपीजे अब्दुल कलाम जी इमली स्टोर में जाकर के बेचा करते थे। पूरे दिन की मेहनत के बाद उन्हें एक आना मिलता था। कलाम को युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा थी, इसलिए वह अपने पहले चचेरे भाई शमसुद्दीन के सामने पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से देखते थे, जो ग्राहकों को समाचार पत्र देने जाते थे। आपात स्थिति के कारण रामेश्वरम में ट्रेन का ठहराव रोक दिया गया था और पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के बंडलों को चलती ट्रेन से बाहर निकालना पड़ता था। यहाँ शमसुद्दीन ने अब्दुल कलाम को अपना पहला वेतन अर्जित करने के लिए एक ऐसा कार्य दिया जिस पर वह हमेशा गर्व करते थे।
तथा इसका श्रेय अपने भाई शमसुद्दीन को देते थे। यहीं से कलाम ने अखबार वितरित करने का कार्य प्रारंभ किया। शमसुद्दीन जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का भाई था। कौन था? पता चला था ना। यहीं से जो है वो अखबार बेचना शुरू किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि भारतीय अपने भारत का निर्माण स्वयं करेंगे, और तब देश मजबूत आशावाद से भर गया था। कलाम आगे पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामनाथपुरम में जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। जैसे एक बच्चा होता है कि अब गांव में पढ़ाई कर लिए, तो वो चाहता है ना कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छी जगह पे जाएं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी भी यही मांग किए कि हमको जो है रामेश्वरम वहाँ से जाना है और हमको जिला मुख्यालय में रामनाथपुरम वहाँ पर जो है जाकर के हमको पढ़ाई करना है, इसकी अनुमति मांगी। सोचने वाली बात है, क्योंकि इनकी स्थिति पहली बात तो ठीक है नहीं है, और ये मांग कर रहे हैं इस चीज की कि हमको क्या करना है, पढ़ाई करने के लिए जाना है, इसकी जो है आज्ञा मांगे। तो जलालुद्दीन और शमसुद्दीन ने कलाम को स्वाट्स हाई स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए रामनाथपुरम की यात्रा की, यानी कि अनुमति मिल गई, है कि नहीं। बचपन से ही कलाम को अपने माता पिता से बहुत लगाव था, और इसलिए वे पढ़ाई के दौरान जब भी बीमार पड़ते थे वह अपने गृहनगर चले आते थे, क्योंकि उनको अपने परिवार से बहुत लगाव था। जब भी कभी बीमार पड़ते थे ना, बाहर रह करके जो पढ़ रहे थे, तो वो घर आ जाया करते थे अपने माँ बाप से मिल करके, क्योंकि देखो परिवार में जब हम आते हैं मिलते हैं तो अंदर से जो एक खुशी जो होता है ना, उस खुशी की वजह से बीमारी तक ठीक हो जाता है। तो इस वजह से जो है, और इस वजह से भी, और दूसरा वजह कि उनको अपने परिवार से बहुत ज़्यादा माँ बाप से लगाव था, इस वजह से वो आया करते थे। उनके पिता का सपना उन्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना और कलेक्टर बनना था। उनके पिताजी जो है किस रूप में देखते थे एपीजे अब्दुल कलाम जी को, कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके क्या बने, कलेक्टर बने। इसलिए कलेक्टर जैसे डीएम एसपी जैसे होता है ना, वैसे ही करके कलेक्टर होता है, ठीक है। उसमें प्रशासन व्यवस्था को देखना होता है, पुलिस या जो जिला वगैरह है उसको देखना होता है। तो उनके पिता का सपना उन्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना और कलेक्टर बनना था, इसलिए उन्हें अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने कड़ी मेहनत की एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। वह लगभग 15 वर्ष के थे जब वह अपने शिक्षक यादुरे सोलोमन से मिले। उन्होंने कलाम के स्वाभिमान को जगाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जिन माता पिता के बेटे को शिक्षा का लाभ नहीं मिला था, वे भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बचाने की ख्वाहिश रख सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा कोई भी अपना भाग्य बदल सकता है। इसमें जो है बोला गया कि जिन भी बच्चे को शिक्षा का लाभ नहीं मिला, वो बच्चे भी शिक्षा का लाभ हेतु विश्वास रख सकता है और काम कर सकता है, ठीक है। सही बात है कि नहीं? और ये बात उनके गुरु बता रहे हैं। 1950 में कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए गए। उनके भाई मुस्तफा कलाम रेलवे स्टेशन रोड पर एक प्रोविजनल स्टोर चलाते थे, रेलवे स्टेशन पर, और कलाम अपने कॉलेज से रामेश्वरम के दर्शन करने जाते थे। कॉलेज से मुस्तफा एक साथ घंटों गायब हो जाते थे और कलाम के जिम्मे दुकान छोड़ देते थे, जिन्हें सीपियों से बनी सस्ता माल बेचने में मजा आता था। कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज में अंतिम वर्ष में थे, लास्ट ईयर में थे, जब उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के लिए रुचि विकसित की। तो उन्होंने लेखकों द्वारा महान क्लासिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। उनमें से स्कॉट, टॉल्स्टॉय और हार्डी उनके पसंदीदा थे। बाद में वे दर्शन शास्त्र में भी रुचि लेने लगे। यह इस अवधि के दौरान था जब उन्हें भौतिकी में रुचि हुई। प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति
सेंट जोसेफ कॉलेज में उनके भौतिकी के शिक्षकों ने उन्हें अर्ध जीवन काल की अवधारणा और उप परमाणु भौतिकी के पदार्थ के रेडियोधर्मी क्षय से संबंधित मामलों से परिचित कराया। कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ टाइम एंड सब न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिव डिके के बारे में उनके जो प्रोफेसर थे अच्छे से बताए उनको। कलाम का सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी पूरा करने के बाद किसी भी पेशेवर पाठ्यक्रम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। बीएससी कर रहे थे और उनको जो है क्या होता है, किस तरीके का कोर्स करें तो नौकरी वगैरह मिलेगा, जो जॉब होता है, इनको पता नहीं था। तब उन्होंने महसूस किया कि इंजीनियरिंग विषय में भौतिकी के बजाय उनके लिए ज़्यादा पसंदीदा थे। इसलिए उन्होंने प्रतिष्ठित मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में आवेदन किया था, जिन्हें मेरिट सूची में चुना गया था। ये चुना भी गए मतलब इनको चुन लिया गया, एग्ज़ाम दिए होंगे। MIT में ही था जहां उड़ने वाली मशीनों के लिए उनका आकर्षण बढ़ा। वहां 2 सेवा मुक्त विमान थे, मतलब ऐसे विमान जो कि खराब पड़े हैं वहां पर रखा हुआ था, जो उड़ान मशीनों के विभिन्न उन प्रणालियों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित किए गए थे। वहां कलाम घंटों बैठा करते थे तथा दूसरे छात्रों के उनके छात्रावास के लिए चले जाने का इंतजार करते थे तथा विमानों को देख के रोमांचित होते थे। MIT में प्रोफेसर स्पॉन्डर, जो कि एक ऑस्ट्रियाई थे, उन्हें तकनीकी वायुगतिकी पढ़ाया। प्रोफेसर KAV पंजालाई ने उन्हें एरोस्ट्रक्चर और प्रोफेसर नरसिंह के राव ने सैद्धांतिक वायुगतिकी पढ़ाया, थियोरेटिकल एरोडायनेमिक्स। MIT में अपना 3रा वर्ष पूरा करने के बाद कलाम एक प्रशिक्षु रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलोर में शामिल हो गए, HAL में। यहाँ उन्हें पिस्टन टरबाइन इंजन, रेडियल इंजन, ड्रम संचालन आदि जैसे विमान के तकनीकी पहलुओं पर काम किया। HAL में उनको जॉब मिला, वो वहाँ पर काम कर रहे थे। उन्होंने वर्ष 1958 में HAL से वैमानिक इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की 1958 में HAL से। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय वायुसेना में करियर और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय में नौकरी के लिए आवेदन किया। उन्होंने दोनों जगह पर आवेदन किया और एक साथ साक्षात्कार के कॉल प्राप्त हुए। वह वायुसेना चयन बोर्ड के साथ एक साक्षात्कार के लिए देहरादून गए थे। साक्षात्कार माने इंटरव्यू में उनके ज्ञान का परीक्षण करने के बजाय उनके व्यक्तित्व का परीक्षण किया गया था कि वो हैं कैसे। 25 छात्रों के बैच में वे 9वें स्थान पर थे और वायुसेना में कमीशन के लिए 8 अधिकारियों का चयन किया गया था। यह कलाम के लिए बहुत निराशाजनक था क्योंकि वह भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हो सके, नेवी में शामिल नहीं हो सके। कलाम तब निराश होकर ऋषिकेश गए। वहां उन्होंने गंगा में स्नान किया, जहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई, जो बुद्ध की तरह दिखते थे। उनके स्वामी जी को अपने भारतीय वायुसेना में असफल होने के बारे में बताया, स्वामी शिवानंद को बताए। स्वामी शिवानंद ने उन्हें यह कहते हुए निर्देशित किया कि अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ो। वायुसेना के पायलट बनना अपनी किस्मत में नहीं है। इस समय आप क्या बनने वाले हैं यह खुलासा नहीं किया गया है अभी, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। इस विफलता को भूल जाओ क्योंकि आपको अपने दूर के रास्ते पर ले जाने के लिए यह आवश्यक है। कहने का मतलब है कि एक विफलता मिली और यह सफलता का एक सीढ़ी होता है, क्योंकि जब तक कोई विफल होता नहीं तब तक कोई सफल हो नहीं सकता। तो हो सकता है कि इससे बड़ी सीढ़ी तुम्हारे लिए रखे हों, नहीं हो सकता है ना। तो इसके बजाय अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य की तलाश करें। हो सकता है आपके जीवन में इससे भी बड़ी चीज कुछ हासिल करना लिखा हो। दिल्ली लौटने के बाद उन्हें अगले दिन DTD&P से एक नियुक्ति पत्र मिला। DDT&P वहाँ से जो है जॉब लेटर इनको मिला। वे 250 रुपये प्रति माह के मूल वेतन के साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में शामिल हुए। वैज्ञानिक के रूप में यहाँ तकनीकी केंद्रों में तैनात हुए। निदेशालय में अपने पहले वर्ष के दौरान उन्होंने अपनी प्रभारी अधिकारी
आर वरदराजन की मदद से सुपरसोनिक लक्ष्य विमान पर एक डिज़ाइन असाइनमेंट किया और निदेशक डॉक्टर नीलकंठ से प्रशंसा प्राप्त की। वहां से उन्हें कानपुर में विमान और आयुध परीक्षण इकाई में भेजा गया। उन्हें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्लेटफॉर्म और हॉट कॉकपिट को डिज़ाइन और विकसित किया। 3 साल बाद बेंगलोर में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान का गठन किया गया और उन्हें वहां तैनात किया गया, यानी वहां पर भेजा गया। प्रोफेसर MGK मेनन और श्री श्राफ परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन उप सचिव के साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में मुंबई में एक साक्षात्कार आयोजित किया गया था, जहां अब्दुल कलाम को इनकॉस्पर में रॉकेट इंजीनियरिंग के रूप में शामिल किया गया था। इसके तुरंत बाद कलाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में रॉकेट लॉन्चिंग तकनीकों पर 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अमेरिका गए। जैसे ही कलाम नासा से भारत लौटे, 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। नाइके अपाचे लॉन्च होने पर वे रॉकेट एकीकरण और सुरक्षा के प्रभारी थे। लॉन्च सुचारू और ससमय मुक्त था। डॉक्टर साराभाई सफल प्रक्षेपण से खुश थे और उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यान के साथ अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया। 1968 में भारतीय रॉकेट और सोसाइटी का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अकादमी, विज्ञान अकादमी यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत बनाया गया था। कलाम को भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन के डॉक्टर साराभाई ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट लीडर के रूप में चुना गया था। समझ में आ रहा है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी कि SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। 18 जुलाई 1980 को भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का प्रक्षेपण हुआ, लॉन्च किया गया। इस स्वदेशी प्रयास से पूरा देश उत्साहित और गौरवान्वित था क्योंकि वो अपने दम पर बनाया गया था SLV-3 को। डॉक्टर अब्दुल कलाम की देखरेख में जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। यह उनके प्रयासों की ही देन थी जिससे भारत में अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाने में सफलता मिली, अपने इंडियाज टेक्नोलॉजी। 1992 से 1999 तक वे रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में तथा सुरक्षा, शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। 1998 में उन्हीं की देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और परमाणु संपन्न राष्ट्रों की सूची में भारत को शामिल किया। एटम बॉम्ब का परीक्षण किया गया पोखरण में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA के घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल जनप्रिय रहा। उन्हें जन जन का राष्ट्रपिता कहा गया। अनेक रूढ़ियां और तोड़ी और अनुशासन प्रिय कलाम ने राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित किया। शाकाहारी, मद्यपान से विमुख कलाम युवाओं और बच्चों और बड़ों सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कभी ये मद्यपान कहने का मतलब जो नशीला जो पदार्थ होता है, इनका कभी भी सेवन नहीं किया। वैज्ञानिक राष्ट्रपिता होने के साथ वे एक संवेदनशील लेखक रहे हैं। कुंभकोणम में एक अग्निकांड में जब बच्चे आग से जल गए थे तो उन्हें कविता से अपने उद्गार व्यक्त किए। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर युवाओं को प्रेरित करने वाली है। एक और पुस्तक है गाइडिंग सोल्स, डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ। उनके आध्यात्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इंडिया 2020 में उन्होंने भारत के विषय में उसके भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान का सिरमौर राष्ट्र बनने के बारे में अपना दृष्टिकोण दिया है। उनकी पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उन्होंने पूरे देश के लिए ये एक योजना बनाई ताकि देश का कल्याण हो सके। उनकी योजना को टेक्नोलॉजी विजन 2021 कहा गया। उनका उद्देश्य इस योजना के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में सुधार,
मानव स्वास्थ्य में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि और सबसे बढ़कर शिक्षा प्राप्त करना था। 27 जुलाई 2015 को कलाम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी बनाना पर व्याख्यान देने के लिए शिलांग की यात्रा की। सभागार में जाते समय उन्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ असुविधा का अनुभव किया, लेकिन थोड़े आराम के बाद सभागार में प्रवेश किया। अपने व्याख्यान में केवल 5 मिनट के पश्चात ही शाम करीब 6:35 में वह फर्श पर लुढ़क गए। उन्हें अविलंब पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 7.45 पर हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि वो भाषण दे रहे थे कि एक धरती को रहने लायक ग्रह किस तरीके से बनाए रखा जा सके उस पर।